प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे और पुरानी धमकियां। जेडी वैंस कहते हैं कि ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ईरानी शहरी सहूलियात को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तानी और इलाकाई सालिसों को पैगाम पहुंचा दिया। दूसरी जानिब ट्रंप खुद कहते हैं कि अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। मिशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अगर हालात बने तो मुआहिदा भी हो सकता है। और अगली सांस में ट्रंप के मुताबिक ईरान के नए रिजीम के सदर ने जंगबंदी की दरखास्त की है। दूसरी जानिब ईरान का दो टोक जवाब। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका के साथ जंगबंदी की कोई तजवीज़ नहीं दी गई और 5 निकाती मंसूबे की बातें मीडिया की कयास आराइयां हैं। तेहरान का कहना है जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमलावर को सजा और ईरान को मुकम्मल मुआवजा नहीं मिल जाता। ट्रंप के ये मुतज़ाद बयानात कितने परेशान कुन हैं? क्या बैक चैनल राब्ते वाकई किसी डील की तरफ बढ़ रहे हैं? मुल्की सियासी महाज पर खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान NFC शेयर का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। हक ना मिला तो आईनी अदालत जाने की धमकी दी गई है। क्या ये माली तनाज़ा अब खुले आईनी बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है? बिजली सारिफीन के लिए भी बुरी खबर। अप्रैल में बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। और आखिर में एक तल्ख समाजी हकीकत। मोहम्मद जुबैर के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में दूसरे नंबर पर है, जबकि 5 साल से कम उम्र 40% से जायद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे और ये जो तमाम टॉपिक्स हैं इनको भी डिस्कस करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम, हम काफ़ी दिनों से यही बात कर रहे हैं कि ट्रंप का जो एक मौक़िफ़ है वो हर बदलते लम्हे के साथ बदलता है। अब तो ये कहना चाहिए कि मौसम से ज़्यादा जो है वो जल्दी ट्रंप के जो बयानात हैं या उनका मिजाज है या अहदाफ हैं वो बदल जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है? वो उनसे उनके बेवकूफ़ाना बयानात के ऊपर हम बात करते हुए बेवकूफ़ से लगते हैं कि वो मतलब तलाश कर रहे होते हैं जो वो होते भी नहीं है वहाँ पे। अभी कल ही फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने ये पैगाम दिया, ये तासुद दे दिया था कि जी वो ये अपना उज़्मुल खुले बगैर भी और एग्रीमेंट के बगैर भी वो जंग ख़त्म कर देंगे। अभी भी आपने सुनवाया कि एक जुमले में उन्होंने कहा कि 2-3 हफ्ते में ये जंग ख़त्म हो सकती है। और साथ में ये उनका जो ये एक्स के ऊपर ट्वीट जो है वो भी पड़ा हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी मुझे एक तो शरारत उसमें की हुई है कि उन्होंने मसूद परीक्षान जो पज़िक्शां हैं, जो उनके ईरान के जो सदर हैं, उन्होंने कहा जी वो ज़रा बेहतर आदमी है, अक्लमंद आदमी है और उन्होंने सीज़ फायर के लिए कहा है। तो एक तो दरार डालने की कोशिश की गई है ईरान के जो है हुकूमती सर्कल्स में। पहले इसी तरह ही उन्होंने कालीबॉफ का नाम लिए बगैर, जो कि स्पीकर है, इशारा किया कि वहाँ पे कोई हमारे कुछ लोगों से बातचीत चल रही है और इस तरह का इशारा किया कि एज ए वो स्पीकर है। सो फिर वो कालीबाग साहब को बड़े सख्त किस्म के बयानात देने पड़े। और ईरानी जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ठीक है, हमारे पास इंटरमीडिएट के ज़रिए बयाना एक्सचेंज हो रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, जिसका दिल करता है हम जवाब दे देते हैं, जिसका दिल नहीं करता नहीं है। डायरेक्टली भी उन्होंने अपने अप्रोच किया, मगर नेगोशिएशन इसे नहीं कहा जा सकता, हमारी इनकी कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रही। अब एक तरफ ये खबरें भी छपवाई जा रही हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी कल था और भी बयानात आ रहे हैं कि एज इफ वो बैकआउट कर रहे हैं और जंग को ख़त्म कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ जो है क्लियरली ये भी खबरें आ रही हैं कि ज़मीनी हमले की तैयारी चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी आपने स्टामर साहब का सुनाया कि उन्होंने ये तो ज़रूर कहा कि दिस इज़ नॉट आवर वॉर, मगर साथ में यूके जो है अपनी बेसिस को अलाउ कर रहा है कि वहाँ से जहाज़ जो इसराइल भी रीफ्यूलिंग भी हो रही है, स्टे भी कर रहे हैं। और वो बताया जा रहा है कि A-10C जहाज़ हैं, वो जहाज़ सिर्फ ज़मीनी जंग में मदद करते हैं, उसका कोई और मुशर्रफ नहीं है। तो वो ख़ास तौर पे इसराइल पे यूके से फ्लाई करके कंफर्म किया जा रहा है कि वो इसराइल पहुंच रहे हैं। और दूसरा जो है F-16 और इस तरह के भी फाइटर जहाज़ भी जो इसराइल पहुंच रहे हैं, जिससे कि इशारे दिए जा रहे हैं कि शायद ज़मीनी जंग की तैयारी किए बगैर ईरान से वो नहीं जाएंगे। ऑप्शन उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि तजाद नज़र आ रहा है क्लियरली अमेरिका के मुख्तलिफ उसके अंदर। जो जेडी वैंस फॉर एग्ज़ाम्पल वो ज़रा सा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के वो नेक्स्ट सदारती इलेक्शन के कैंडिडेट भी हैं,
तो वो ज़रा सा डिस्टेंस करते नज़र आए हैं। और उनकी अभी ये खबर भी चली है, राइटर्स ने कंफर्म किया है कि उन्होंने पाकिस्तानियों से भी बात की है बीच में, तो वो थोड़ा से ज़रा माइल लगते हैं कि इसकी सुलह सफाई का मामला ख़त्म हो। मगर वहाँ पे पीट हेक्सेथ और विटकॉफ और कुशनर जो कि इसराइल की लॉबी है वो बड़े ही अभी भी एग्रेसिव है और वो जंग ख़त्म नहीं करना चाह रहे। बल्कि ना सिर्फ अमेरिका अगर मान भी जाएगा तो ये कोई इंडिकेशन नहीं आ रही कि इसराइल मानेगा कि नहीं मानेगा। और इसराइल तो अब ऐलान कर दिया उन्होंने कि वो साउथ लेबनान को एनेक्स कर रहे हैं। और जो गाज़ा की सूरत हाल थी और ईरान के ऊपर हमारा बड़ा फोकस है, लेबनान के अंदर मैसिव स्केल पे जुल्म जबर जारी है और वहाँ जंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये जो डिले है, पहले ही आप देखें आज 33 दिन के करीब हो गए हैं, तो क्या अमेरिका या बाकी दुनिया या ये खिता ये मुतहमल हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड वॉर का, जो कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये दिनों और हफ्तों और हो सकता है उससे भी ज़्यादा ये लंबी हो जाए। क्योंकि अमेरिका के लिए इंटरनली एक तो प्रॉब्लम है, उनके यहाँ जो है लोएस्ट एवर किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की सर्वे पॉपुलैरिटी नहीं इतनी कम हुई और जंग की कोई भी कबूलियत अमेरिका के अंदर नहीं है। 9 मिलियन का वो जो नो किंग रैली निकली, नो किंग रैली, वो 9 मिलियन अमेरिका के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। फिर जो है अमेरिका में $4 का गैलन पेट्रोल हो चुका हुआ है और अगर सही रहा तो 5 और 5 को भी क्रॉस कर जाएगा। और अमेरिका में जो जानते हैं इस चीज़ को कि ये $1 का बढ़ना बहुत बड़ी क़यामत होती है, वो और उससे बाकी इन्फ्लेशन है और बाकी जो अमेरिका की साख पूरी दुनिया में तबाह हो रही है। और उनके जो बैंक्स हैं या उनका कॉरपोरेट सेक्टर है, 10% उनका कैपिटल मार्केट से एसेट्स वाइप आउट हो गए हैं, $6-7 ट्रिलियन। और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में था कि उनका यहाँ से जंग का डेली नुकसान तो वो बताया $4 बिलियन का रोज़ हो रहा है। और ओवरऑल वो कह रहे हैं कि बाद में वॉर रेपरेशंस जब देनी पड़ेंगी और बाकी जो एसेट्स का तखमीना है वो $1 ट्रिलियन से क्रॉस कर चुका हुआ है। और आगे ये जो बताया जा रहा है कि जनाब डॉलर की सुप्रीमेसी चैलेंज हो जाती है। सो ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से अमेरिका को इंटरनली जो है एक बहुत प्रेशर है। और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अपनी ईगो की वजह से कि इसमें से उनको फेस सेविंग चाहिए और वो टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, नेगोशिएटेड सेटलमेंट कुछ गिव एंड टेक किए बगैर नहीं मुमकिन नज़र आ रहा। उसके बगैर वो चाहे वज़ीर क्या रिस्क ले पाएंगे। और फिर इसका जो बाकी दुनिया के ऊपर असरात हैं कि पूरी पहले तो ये 1 महीने से सिलसिला था कि जो रिजर्व्स थे ऑयल के, और चूँकि जो पहले ही टैंकर ट्रांसपोर्टेशन में चल चुके थे, 1 महीने से गुजारा चल रहा था। अब 1 अप्रैल से बताया जा रहा है दुनिया भर में जो कमी है तेल और गैस की वो महसूस होनी शुरू हो गई है। और सिर्फ तेल और गैस की नहीं है, बाकी भी जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो खाद है, यूरिया, सल्फर, एमोनिया जो है ये खादें, फिर प्लास्टिक, रबड़, जो बाकी इसकी अज्जा हैं पेट्रोकेमिकल, उसकी कमी से पूरी दुनिया की इंडस्ट्री और पूरी दुनिया का निज़ाम जो बिगड़ रहा है। क्या ये अमेरिका इसको अफोर्ड कर पाएगा? आप मेहमानों का तारुफ करवा दें। जी बिल्कुल, आमिर साहब ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो चीज़ों का अहाता किया। हमारे साथ मौजूद हैं PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा और हमें ज्वाइन किया है एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, दिफाई तथ्यकार हैं दोनों, ने उनको वेलकम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। झगड़ा साहब आपकी इजाज़त से मैं कमांडर साहब से मैं कहता हूँ कि कमांडर साहब जो हैं मोस्ट सॉट आफ्टर डिफेंस एनालिस्ट हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये आसान अल्फाज में हमें बड़े ही तकनीकी मामला समझा देते हैं। तो चीज़ साहब ये बताइए कि अभी एक तरफ तो वो बातें कर रहे हैं कि जी 2 हफ्ते में शायद वो ख़त्म कर दें, मगर ये भी इशारे आ रहे हैं कि ज़मीनी जंग के लिए वो तुले हुए हैं। और A10C समझाएं हमें कि ये जो जहाज़ ख़ास तौर पे इसकी क्या अहमियत है। और F-16 भी बताए जा रहे हैं कि जी वहाँ पे लैंड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 10,000 तो ये पैरा ट्रूपर्स और जो है मरीज हैं, मगर 40-50 हज़ार के करीब उस खित्ते में अमरीकी अफवाज मौजूद हैं। तो ये काफ़ी साइजेबल है और वो तुले हुए नज़र आ रहे हैं। इस पे कितना इम्कान है और इसके क्या रिप्लिकेशंस हैं, हमें ज़रा एक्सप्लेन कर सकें। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, मिस राहिबा और झगड़ा साहब, आपको और आपके व्यूअर्स को जी अस्सलाम वालेकुम और आपने इनवाइट किया, शुक्रिया जी।
देखिए, जो आप बिल्कुल आपने सही, मैं आपका सुन रहा था, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तजिया था। जिस 10,000 ट्रूप्स की बात कर रहे हैं, इस इलाके में इस वक्त तकरीबन 50,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं मुख्तलिफ जगहों पर। जो मरीन कोर की बात कर रहे हैं या मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स की बात करें, इसको MEU कहते हैं, जो 2 ऑलरेडी इस इलाके में मौजूद हैं। तकरीबन 5,000 ट्रूप्स हैं उसके अंदर। जो 82 एयरबोर्न ब्रिगेड जिसको कहा जा रहा है, उसमें तकरीबन, क्योंकि कमांड सेंटर भी साथ डिप्लॉय कर रहे हैं, तो 5,000 के करीब वो हैं। जिन 10,000 का आप जिक्र कर रहे हैं, ये वो फोर्स है जो डिप्लॉय की जा सकती है पॉसिबली, लेकिन की जानी चाहिए या कितनी खतरनाक है वो मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, कोई भी जब इस तरह का मिशन होता है तो उसके अंदर ये देखना होता है कि आपने ऐसा जो ऑपरेशन करना है या फुट ऑन ग्राउंड या इन्वेजन करनी है, तो वो उसका मकसद क्या होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे खार आइलैंड ले लेता हूँ। मैं आज ही अपने चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री डाली है, तो मैंने बहुत ही तफसील में इसको पढ़ा भी, उसकी इम्प्लीकेशन भी देखी, तो वो मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, जब ये फेंकेंगे अपने ट्रूप्स को, पैराशूट के जरिए फेंकें या वहां C-130 लैंड कर सकता है, खार लाइन पर एक छोटी सी एयरफील्ड भी है, तो उनको डिप्लॉय करने के बाद उनका मकसद क्या होगा। उनका मकसद होगा पहले अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना, फिर लोकल रेजिस्टेंस को खत्म करना। लोकल रेजिस्टेंस को खत्म करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन इस तरह करने हैं कि सीज कंट्रोल ऑफ खाग आइलैंड करना है, जाहिर है ऑयल रिफाइनरीज, इंस्टॉलेशन, सारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वो करना होगा। जब ये इस तरह का ऑपरेशन किया जाता है तो अमेरिका पर लाजिम है कि वो लॉजिस्टिक इंश्योर करे या सपोर्ट इंश्योर करे। अब सपोर्ट किस किस चीज की होगी अगर 10,000 लोग आपने ड्रॉप कर दिए वहां पे। नंबर 1, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कि आपने किस किस एरिया को कैसे कैप्चर करना है। नंबर 2, एयर सपोर्ट कितनी होगी। नंबर 2, राशनिंग और एमुनेशन किस तरह उनको पहुंचाया जाएगा। तीसरी, कम्युनिकेशन उनको कैसे आपस में की जाएगी। ये सारा करने के बाद अगर आप कर भी लेते हैं, उसके बाद मैं एज्यूम भी कर लूं कि वो कंट्रोल कर, तो आया इसको जब ड्रॉप करेंगे तो एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के तहत ड्रॉप किया जाएगा कि खार्ग आइलैंड को बुनियादी तौर पर वॉर बूटी के तौर पर, माले गनीमत के तौर पर बारगेन किया जाए ईरान से। ये नहीं कि हमारे हाथ में खार्ग आ गया है, अब तुम अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खाली करो तो हम ये खाली कर देते हैं। ये बारगेनिंग टूल के तौर पर यूज है, और बारगेनिंग टूल तब होगा कि इसको अमेरिका अपने हक में ना सिर्फ कैप्चर कर ले, ऑपरेशनलाइज करके दिखाए कि देखो अब एक्सपोर्ट ऑयल मैं कर रहा हूं, अगर आपको वापस चाहिए अपना और का जो हमारा एसेट है तो आप ये करें। अब मैं आपको हिस्टोरिकली बता देता हूं कितना मुश्किल कितना आसान है। 2003 में सद्दाम हुसैन की जब हुकूमत थी इराक पर, तो इसी तरह का ऑपरेशन यही 82 ब्रिगेड ड्रॉप किया गया था। कैसे किया गया था वो जरा फर्क मुलाजा कीजिएगा। ईरान की निस्बत इराक 4 गुना छोटा है, जोग्राफियाई लिहाज से ईरान बड़ा है 4 गुना। इराक का तमाम जो सरफेस या ग्राउंड है कंटूर, वो डेजर्ट है, जबकि ईरान का 50% पहाड़ी और अनइवन इलाका है। अब दोनों में ये क्या फर्क है, जैसे डेजर्ट होता है तो वहां पे एयर सपोर्ट जब आती है या डिस्ट्रक्शन आती है, जो फाइटर जहाज आते हैं उनको रेजिस्टेंस नहीं मिलती, छुपने की जगह नहीं मिलती जमीनी फौज को, वो हाइडिंग नहीं जा सकते, टनल नहीं कर सकते, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं ईरान पर, यहां उतना मुश्किल होगा उनके ट्रूप्स को अनइवन टेरेन को मैनेज करना, अपने आप को रीग्रुपिंग करना, सप्लाई चेन इंश्योर करना और लोकल रेजिस्टेंस को मीट करना, यानी उनको एलिमिनेट करना। आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है मतीन साहब कि जब ये उतार भी दिए जाएं, इराक पर 48 दिन तक बमबारी की थी अमेरिका ने नॉन स्टॉप, जब नो फ्लाई जोन था ऑलमोस्ट सारा इराक। 48 दिन के बाद ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रेजिस्टेंस थी, तो तब इन्होंने ये 82 ब्रिगेड उतारा था। तो आप खुद कंपेयर कर लें कि खार्ग आइलैंड या ईरान का कोई भी हिस्सा इतना अबंडेंट या फ्रेंडली हो गया अमेरिका के वहां उतार सकते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब खार्ग आइलैंड आप उतारेंगे तो चंद किलोमीटर पर तो ईरान की मेन लैंड है। मेन लैंड को सिक्योर इसलिए करना साथ ही जरूरी होगा अमेरिका के लिए कि वहां से फायरिंग होगी इन पर, वहां से ड्रोन्स आएंगे, वहां से मिसाइल्स आएंगे, वहां के रॉकेट लॉन्चर्स आएंगे, उनसे कैसे बचेंगे। तो उनको भी इनको सिक्योर करना पड़ेगा या फेवरेबल करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कितना चैलेंजिंग है। और अल्टीमेटली सबसे आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रखने की जरूरत है कि अगर आप अमेरिकी फोर्सेस खार्ग आइलैंड को कंट्रोल कर सकती हैं, तो वो 11 बेसिस क्यों खाली किए हैं जो मिडिल ईस्ट के, इन्होंने जिनको सस्टेन नहीं कर पाए और उनको अबंडन कर दिया, लोग भी पुल आउट कर लिया और ऑपरेशनल भी नहीं रहे। अगर इतनी कैपेबिलिटी थी तो उनमें से किसी को रिटेन करते। तो नए पर जाकर एक एनिमी हॉस्टिलिटी में जाके एंटर होकर उसको कंट्रोल करना और वॉर बूटी के तौर पर यूज करना, मेरा ख्याल है काफी चैलेंजिंग काम है और बहुत ज्यादा रिस्क है कैजुअलिटीज का अमेरिका के अगेंस्ट। बहरहाल हमने तो ये जो हॉलीवुड वर्जन देखा हुआ है कि डी डे का, कि कई महीने वो तैयारी होती रही, और हालांकि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा आर्माडा और वो सारी फौज कोलिशन फोर्सेस वेस्टर्न एलाइज की गई हैं, और वो भी लास्ट मिनट पे भी वो फिल्में मौजूद हैं कि चर्चिल साहब और मोंटगोमरी सारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं
कि जी वो करना है कि नहीं करना, तो ये पता नहीं ये कैसे करेंगे, ये एक उस पे देखेंगे। मैं तैमूर खान आपसे पूछना चाहूँगा कि एक इसकी जो दूसरी पॉलिटिकल साइड है कि अगर ये करते हैं और जाहिर है उनकी रिफाइनरी खारग आइलैंड पे, और अब वैसे भी उनके एसेट्स जो तबाह कर रहे हैं, प्लांट्स वगैरह भी तबाह होने शुरू हो गए हैं। ईरान ने अभी एक लिमिटेड किस्म का नुकसान गल्फ के उस पर पहुंचाया है और लार्जली वो कोशिश करते हैं कि जो 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 मिलिट्री एसेट्स हैं उनके ऊपर करें इक्का दुक्का के अलावा। अगर उन्होंने भी उनकी खार के ऊपर रिफाइनरी उड़ा देंगे, मेन टर्मिनल्स हैं वहाँ पे उनके, तो इनके अगर गल्फ पे किए गए तो मेरे लिए क्वेश्चन ये आता है कि ये तमाम जो गल्फ के अंदर एसेट्स हैं ऑयल एंड गैस के, इनके अंदर शेवरॉन, मोबिल, एक्सॉन, टोटल, बीपी, वेस्टर्न और लार्जली अमेरिकन कंपनियों का, किसी के अरामको के अंदर 40%, 50%, 30%, वो तो इनकी अपनी कंपनियां हैं। तो ये कैसे अफोर्ड वन करेंगे और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो है दुनिया की इकोनॉमी पे और अमेरिका के अंदर इंटरनल, ये कैसे इसको मुतहम्मिल होंगे? देखिए, मेरे ख्याल में जो ईरान को एडवांटेज है और जो एडवांटेज उन्होंने इस्तेमाल किया है, उनकी सर्वाइवल की जंग है और एक काबिल कौम है जिसने सोचा है कि उन्होंने ये जंग कैसे लड़नी है, वो यही है कि अमेरिका मिलिट्री ताकत में ईरान को जितनी भी डैमेज, जितना भी नुकसान पहुंचाए, उस नुकसान की कीमत भी मगरबी दुनिया को अदा करनी पड़ेगी और ईरान बदले में बाकी मिडिल ईस्ट में जो भी वेस्टर्न एसेट्स या एनर्जी एसेट्स टारगेट करे, उसका नुकसान भी मगरबी दुनिया को बशमूल अमेरिका को अदा करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो एक रैशनल इस जंग का हल है वो तो यही है कि यहां से सीज फायर हो जाए। इस सीज फायर के बाद जो है, जो ईरान के मामलात हैं, जो उन पे सैंक्शंस हैं, कि उसका हल निकले ताकि इस पूरे खित्ते में स्टेबिलिटी आए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो अगर मैं कह रहा हूं वो हो जाए तो उसमें दो चीजें आती है। एक, अगर हम रैशनल या अकल की बात करें तो अकल तो ये कभी कहती ही नहीं थी ना कि ये जंग अमेरिका शुरू करे, इजराइल के कहने पे शुरू करे। और दूसरी बात ये आती है कि अगर इन टर्म्स पे जंग खत्म हो तो जो एडवांटेज ईरान पिछले 47 साल में मगरबी दुनिया के खिलाफ नहीं ले सका, वो अमेरिका की ये जंग मुसल्लत करने की वजह से और इजराइल की ये जंग मुसल्लत करने की वजह से ये जो है वो करेगा। इसमें आमिर एक दो बातें सिर्फ ये है कि एक और वजह भी है हर कुव्वत को कि चाहिए कि ये जंग खत्म करे, वो ये है कि जब इस टाइप की आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन होती है तो उसमें वाकई खतरा पूरी दुनिया को होता है और वो जंग शुरू हो जाती है। किसी को नहीं पता कि कौन सी जंग जो है वो तीसरी जंग अजीम बने या ना बने, राइट। जो अमेरिका के एक्शंस हैं, उनकी लैक ऑफ लॉजिक पे पूरी दुनिया जो है वो मेरे ख्याल में समझ गई। आप आज देख लें कि आज जो ट्रंप का बयान है, उन्होंने कुछ देर में एक पब्लिक एड्रेस भी करना है, लेकिन जब ट्रंप इतनी आसानी से कह देते हैं कि मैं शायद नेटो छोड़ दूं, नेटो जो है मगरबी दुनिया का वो अलायंस है जो मगरबी दुनिया को एक साथ जो है वो पूरी दुनिया पे सबकत देता है, अगर वो छोड़ दें तो दुनिया का निज़ाम ही बदल जाएगा। ये तो नहीं कि यूरोप में कोई सलाहियत नहीं है या कुव्वत नहीं है कि वो अपनी डिफेंस अल्टीमेटली ज़्यादा करें, राइट। लेकिन जब दुनिया का निज़ाम चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया को होगा। इसलिए ये अभी जो है वो हल करना इस लिहाज से भी बड़ा ज़रूरी है और इस खित्ते के लिहाज से मेरे ख्याल में ये भी है कि सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उन्हीं ईरान को नहीं होगा, हालांकि वहां पे जितनी भी बमबारी हो, क्योंकि ईरान तो ऑलरेडी अंडर सैंक्शंस है। लेकिन जिन ममालिक ने अपनी इकोनॉमी तेल के पैसों पे बनाई है, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, ऑब्वियसली जंग जितनी ज्यादा जाएगी उतना ज्यादा नुकसान होगा। और अगर एक नसीहत मैं पूरी मुसलमान दुनिया को कर सकूं वो तो यह कि यही वक्त है कि आप मगरबी दुनिया को मिल के समझाएं कि ये देखें जिस तरीके से आप इजराइल की सपोर्ट करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने ये जंग मुसल्लत की,
इसराइल को नुकसान कम हुआ, मगरिब को लेकिन क्या, सारी मगरबी मुसलमान इकोनॉमी को नुकसान जो है वो मुसलमान ज्यादा। दुनिया अपने आप को समझा ले तो बड़ी बात है, मगर एक शिकस्त तो अचीवमेंट ईरान की हो चुकी हुई है कि ये शुरू की गई थी जंग के जी रजीम चेंज होगा और वहाँ पे एक इनकलाब आ जाएगा, तो अभी घूम फिर के एक जो आबनाए हुर्मुज पहले खुली भी थी, अब घूम फिर के इस चीज़ पे आ गया कि इसको खुलवा लें, एक खुली चीज़ को बंद करवा के अब घूम फिर के उनका मेन ऑब्जेक्टिव अब यही रह गया है। तो ये तो एक हो गया। और ईरान का अगर ये प्रोलॉन्ग्ड होती है, अगर उनको पैसे आ रहे हैं टोल टैक्स की सूरत में वो ले रहे हैं, तो 47 साल से उसके पैसे ये रुके हुए थे, तो उनका वो शायद सस्टेनेबिलिटी उससे बन जाती है। मैं चाहूँगा कि जो कमांडर साहब ने अभी नक्शा खींचा है कि ज़मीनी जो जंग है उसके नुकसानात ही नुकसानात हैं, और ये दुनिया के बड़े मुबसरीन सारे कह रहे हैं। अमेरिकी जर्नल ये अभी लेटेस्ट जो है जनरल बैरी मैक्रेफी हैं, ये आर्मी में यूएस आर्मी के अंदर रहे हुए हैं, ये क्या बता रहे हैं कि अगर ये जसारत की या बेवकूफ़ी की अमेरिका ने ज़मीनी जंग की तो क्या नुकसान होंगे। कमांडर साहब, आप भी जो है मिलिट्री हिस्ट्री के बहुत बड़े स्टूडेंट तो नहीं, उस्ताद हैं, तो ये कभी सोचा था कि ये बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स जो हैं अमेरिका की आर्मी में इस तरीके से वॉर मिनिस्टर कोट करते फिरेंगे? जी, ये इटसेल्फ शो कर रहा है, और उससे पहले भी आपने प्रेसिडेंट ट्रंप का भी देखा था, ओवल ऑफिस में भी दुआएं ले रहे थे। अल्लाह ताला को याद करना तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन सिर्फ अपनी मसलियत के तहत याद करना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है। वो इसलिए कि हर फौज को एक कॉज चाहिए होती है। जब आपके पास एक कॉज होती है, मैं पिछली जंग में भी कहा था, जब इंडिया पाकिस्तान की हुई थी तो लोगों ने कहा पाकिस्तान कैसे जीता जरा बताएं, तो मैं कह रहा था कि इंडियन और हमारी फोर्सेस में सबसे बड़ा फर्क ये था कि हमारी कॉज जस्टिफाइड थी, और जब आपकी कॉज जस्टिफाइड होती है तो आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है, और अगर आपकी वॉर जस्टिफाइड हो तो मिलिट्री की परफॉर्मेंस भी जस्टिफाइड होती है। मैं कमांडर साहब जरा सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, पर मैं क्विकली चाह रहा हूं कि आपका व्यू लेना कि एक ये भी कहा जा रहा है कि खार्क शायद डिसेप्शन हो, या ये जो यूएई के और इनके दरमियान जो तो तीन मुतनाज़ा अबू मूसा टाइप जो आइलैंड्स हैं, ये शायद उनको लेके यूएई को खुश करना चाहेंगे और परमानेंटली वहाँ। दूसरा कि जी शायद कोई ये एयरबॉर्न जो पैराट्रूपर्स जो जौहरी किसी जगह पे या मिसाइल फैक्ट्री में वहाँ पे थोड़ी देर के लिए भेजें और वहाँ पे वो उनको वो बारूद से उड़ा दें और इस तरह की एक विक्ट्री डिक्लेयर करके निकल आएँ। कितना इसका प्रैक्टिकली ये पॉसिबल लगता है? देखिए, क्योंकि आमिर साहब जो मीडिया है बहुत ज़्यादा ज़ायनिस्ट लॉबी इसको कंट्रोल करती है, बिजनेस भी वो कंट्रोल करती है। वो आए दिन ऐसी खबरें देते रहते हैं जो उनका पहले दिन का जो मकसद इस जंग में नहीं अचीव हुआ था, और वो मकसद ये था कि मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़वा दिया जाए, ईरान हमला करे मिडल ईस्ट के मुल्कों पर, वो रिटेलिएट करें। और मैं तो पहले दिन से तमाम जीसीसी के ममालिक को अप्रिशिएट कर रहा हूं कि उन्होंने हमला स्ट्राइक बैक ईरान पर नहीं किया, क्योंकि वो कर देते तो इजराइल की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन होनी थी, नेतन्याहू ने सबसे खुश आदमी होना था दुनिया में, और सबसे बड़ी जो खतरनाक बात ये थी कि ईरान के पास एक लेजिटिमेसी आ जाती कि क्योंकि मुझ पर इन मुल्कों ने भी हमला किया तो मैं इस पॉइंट को भी हिट बैक करूंगा। तो इजराइल समझता कि उसका काम आसान हो गया कि ये मुल्क आपस में लड़ पड़े। पहली बात तो ये है। तो जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो एक मॉरल असेंडेंसी, और इस वक्त जो डाइवर्जेंट सबसे ज्यादा मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट और नेतन्याहू में देख रहा हूं वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह उनको एक फेस सेविंग मिल जाए, ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसको वो कहें ये दिस लुक्स लाइक अ वॉर ट्रॉफी, तो उसको दिखा सके लोगों को। जैसे आप भी कह रहे थे, नेतन्याहू का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ऑल टुगेदर डिफरेंट है, अमेरिका का सिर्फ कंफ्यूज्ड है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इजराइल का और ईरान का बड़ा क्लियर है। ईरान ने सर्वाइव करना है। नेतन्याहू ने बुनियादी तौर पर क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि जंग जब भी बंद हो, वो ईरान की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक फैसिलिटीज को इस हद तक तबाह कर चुका हो उस वक्त तक कि अगर जंग के बाद ईरान के एडवांटेज पोजीशन होने की वजह से उसको कोई सैंक्शन वगैरह उठ जाए या कोई रिलैक्सेशन दे दी जाए इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, तो आने वाले 3-4 दिहाइयां जो ईरान है वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप करता रहे, न्यूक्लियर की तरफ, बैलिस्टिक की तरफ, मिसाइल की तरफ और एनरिचमेंट की तरफ ना जाए। तो दोनों में डाइवर्जेंट ये है इस वक्त, और अल्टीमेट गोल इजराइल का ये है कि जंग खत्म होने से पहले
कम अज कम इन मिडल ईस्ट के ममालिक को आपस में इस तरह टकराव करा दे कि उसके बाद जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो इनकी आपस में बन जाए और मेरी तरफ ना देखें। मेरा ख्याल है ये सारा पता। अभी इसके अंदर एक और भी उन्होंने ऐड कर दिया इसराइल ने कि वो साउथ ऑफ लेबनान के अंदर वो टेरिटरी जो है उसकी कोई 10-20% जो है एनेक्स करना चाह रहे हैं, ताकि ये वो कह सकें कि जनाब देखें अल्टीमेटली जो है ना जंग के बाद हमने ये मजीद टेरिटरी ले ली। एक तो ये है, दूसरा इस दौरान जो है पहले ही गजा में बड़े जुल्म सितम हो रहे थे, अभी जो लेबनान में खौफनाक हो रहे हैं और ईरान में जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ये दुनिया की तारीख में कम ही ऐसे हुए हैं। अगर प्रोफेसर जो बड़े मोतबर अमेरिका के प्रोफेसर हैं मीर शामत, उन्होंने जो ये इस वक्त जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं उसके मुतल्लिक जो कहा है कि ऐसा तो हॉलोकॉस्ट में भी नहीं हुआ, न्यूरम्बर्ग ट्रायल अगर आज करवाए जाएं तो क्या होगा। तैमूर खान ये सोचा नहीं जा सकता था। हमारी नस्ल जो है, हालांकि अमेरिका बताया जाता है कि तकरीबन 75 मुल्कों के अंदर जो है बे ऑफ पिग्स टाइप जो है ना इंटरवेंशन कर चुका हुआ है। तो बहरहाल हम उस नैरेटिव के साथ रहे जिसके अंदर अमेरिका को हमेशा हमारी नस्ल एडमायर करती थी कि ये जमहूरियत के अलमबरदार हैं, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं, दे ऑलवेज स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स जो हैं। ये इमेजिन करना कि उनका अब हिटलर के साथ अब मुबासला हो रहा है, ये आप इमेजिन कर सकते थे कि ये हमें देखने को मिलेगा। पिछले 2-3 साल के वाक़यात के बाद तो हम बिल्कुल इमेजिन कर सकते थे, क्योंकि हमसे बेहतर किसको पता है कि मगरबी दुनिया कितनी इंसानी हकूक़ की अमल बरदार है या नहीं। लेकिन आमिर साहब, मैं यही पॉइंट कह रहा था जो इंटरव्यू में ये मीर शाइमर ने बेसिकली कही है कि देखें इन हालात का कंपैरिजन आप 1973-74 के वाक़यात के साथ कर लें, जब जिस वक्त में मगरबी दुनिया इजराइल की सपोर्ट करती थी लेकिन इतनी नहीं करती थी, और इस्लामी दुनिया मजबूत थी लेकिन इतनी मजबूत नहीं थी वेल्थ के लिहाज से जितनी आज है। लेकिन उस वक्त में उन्होंने एक कलेक्टिव स्टांस लिया, एक मगरबी दुनिया का ऑयल एम्बार्गो किया, और अगर मेरा तारीख का मुतालिया ठीक है तो 6-7 महीने तक वो रखा। और बुनियाद क्या थी कि मगरबी दुनिया इजराइल की उस तरीके से सपोर्ट कर रही थी कि फ़लस्तीनियों के साथ ज्यादती हो रही थी। ठीक है जी, अगर आप आज के हालात देख लें, जो मेरे ख्याल में एक मौका है जहां पे हमें अपना कुछ बिहेवियर देखना चाहिए। मेरे ख्याल में कुछ एतबार से पाकिस्तान ने एक क्रेडिबल रोल जो है वो प्ले किया है। इसको एज एन ऑपोजिशन लीडर भी मैं जो है वो डिनाई नहीं कर सकता कि उन्होंने जो है वो ईरान और अरब ममालिक के दरमियान जो पीस टॉक्स में जो किरदार अदा किया है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो असली इशू है जिसने ये जंग शुरू की है इजराइल ने, उस पे अगर आप देख लें, मैंने तो नहीं देखा कि किसी भी मुल्क ने ये पॉइंट आउट किया हो कि पूरी दुनिया की अमन की सूरत हाल, पूरी दुनिया की मईशत, उसको दाव पे लगाया है इजरायली एक्शंस ने। और ये कि अमेरिका को भी और मगरबी दुनिया को भी, अगर जो गाजा में हुआ उसके बाद भी वो रिकैलकुलेट नहीं करते कि उनका इजराइल के एक्शंस के खिलाफ किस टाइप का स्टांस होगा या नहीं होगा, तो कम से कम इस जंग के बाद करना चाहिए था। और जहां पे हम मजम्मत करते हैं कि ईरान को जो है वो बरादराना मुसलमान ममालिक पे अटैक नहीं करना चाहिए, वहां पे पहली मजम्मत इस बात की करनी चाहिए, और पहला एक कलेक्टिव डिमांड इस्लामिक दुनिया का, बल्कि सारे बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स का ये होना चाहिए कि देखें जो इजराइल का रोल है इस जंग में, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। और अगर वो कलेक्टिव स्टांस तुर्की ले, जीसीसी के ममालिक ले, पाकिस्तान ले, इंडोनेशिया ले, देखें तो मुझे बताएं कि क्यों उस पे जो है वो जवाब नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया ये चीज सीख रही है। आपने यूरोप, और अगर इस जंग के बाद आप एक बड़ी जो है वो इंप्लीकेशन देखेंगे, वो आप ये देखेंगे कि यूरोप अपनी अलायंस अमेरिका के साथ जरूर रिव्यू करेगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के बाद कोई डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आए या नहीं आए, क्योंकि उन्हें इतबार नहीं होगा कि मुस्तकबिल में क्या होगा। ठीक है जी, तो इसीलिए हमें भी ये देखना चाहिए। इस जंग के बाद यूरोप भी ऑफ कोर्स जो है नेटो की भी हैयत बनेगी, यूरोप भी ये रिव्यू करेगा, गल्फ के ममालिक भी रिव्यू करेंगे कि उन्होंने जो इतना पैसा सेफ्टी पे अमेरिका की बेसिस पे लगाया वो क्या किया। फार ईस्ट के अंदर जो है ताइवान भी ऑलरेडी उनके भी तरफ से भी डिफरेंट इशारे आ रहे हैं। साउथ कोरिया और जापान जो है
उनको भी रिव्यू करना पड़ेगा। ये तो होगा व्हाट ऑट टू बी और क्या होगा। मैं चाह रहा हूँ कमेंट साहब क्विकली आप अगर सम अप कर सकें कि दोनों व्यूज़ हैं इस वक्त। एक ये है कि अमेरिका के अंदर बहरहाल बड़े समझदार लोग हैं, उनके स्टेक्स हैं, फाइनेंशियल स्टेक्स भी हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब कट आउट करें अपने लॉसेस को और यहाँ से निकलें, क्वागमायर में ना फंसें। जेडी वैंस का ये इतलाएँ आती हैं कि उन्होंने नेतन्याहू को जो है फ़ोन करके डांटा बांटा भी है कि तुमने ये क्या, हमें तो कुछ और ही बताया गया था कि जी ये पता नहीं रजीम चेंज हो जाएगी। और मगर नेतन्याहू एंड कंपनी जो उनका एक लॉबी अमेरिका के अंदर है वो भी एक हकीकत है। तो आपकी गट फीलिंग क्या कहती है कि इसमें से अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का बताया जा रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच आनी है, तो क्या वो इससे निकल जाएंगे या इस क्वागमायर में ज़मीनी जंग के जरिए फंसना चाहेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस वक्त कुछ ना कुछ तो चाहिए। और मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया था कि डाइवर्जेंट जो इनकी इंटरेस्ट यही है कि इजराइल चाहता है कि कंटिन्यू रहे और वो डिस्ट्रक्शन कॉज करे, ऑल्दो इजराइल को खुद भी बहुत ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। और जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये किस तरफ जाएगी बात, जाहिर है टोटल मिसकैलकुलेशन है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, और मैं तो बिल्कुल नहीं मानने को तैयार कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जिसके हाथ में बहुत सारे बटन हैं, एक बटन तो नहीं है, काइनेटिक भी है, नॉन काइनेटिक भी है, वो इतना इर्रिस्पॉन्सिबल हो कि वो कहे कि मुझे नेतन्याहू ने कहा था, कल उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों से हम कहेंगे कि पैसे दो, हमें इसका फंड करो क्योंकि हम तुम्हारी जंग लड़ रहे हैं। और फिर जो आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के फेल के बाद डीजे जो वैंस कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी मैंने मना किया, या लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मना किया था। तो ये इतना बड़ा ओहदा कि इतना मुतामिल हो सकता है कि पूरी दुनिया हॉस्टेज बनी हुई है। जो ईरान के पास 4% सिर्फ तेल का शेयर था दुनिया का, जो वो 1.38 बिलियन रोजाना बैरल देता था चाइना को सिर्फ, और वो ईरान की 80% एक्सपोर्ट थी। तकरीबन जो चाइना की रिक्वायरमेंट सिर्फ 13% पूरी करता था ये ईरान, यानी कंट्रोल कर रहा था दुनिया का ऑयल 4% ईरान। अभी ना सिर्फ वो 20% कंट्रोल कर रहा है, वो 20-20 मिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट हर शिप से ले रहा है, और सिर्फ 4-5-6 गुजर रहे हैं। ये तो ईरान के लिए एक न्यू फाउंड मैनिपुलेशन आ गई है, एक न्यू फाउंड वॉर स्ट्रेटजी उसके हाथ में आ गई है कि मैंने तो, आपने सही कहा था कि उसने कहा मैंने तो इतने सालों में पैसे ही नहीं कमाए और मैंने वैसे ही सैंक्शंस के अपना मुल्क का बुरा हाल कर लिया। तो आई थिंक एक तरफ न्यू फाउंड एडवांटेज है, और प्रेसिडेंट ट्रंप को मेरा ख्याल है मैटर ऑफ रियलाइजेशन है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि उनको भी एक फेस सेविंग चाहिए कि किसी तरीके से कोई इनको कह दे और यकीन दिला दे कि आप जीत गए हैं। लेकिन वो बड़ा मुश्किल होगा, कुछ ना कुछ वो शायद कल अनाउंस करके शायद 2-4 दिन और ले ले कि मैं ये डिस्ट्रक्शन करके निकल आऊंगा, और फिर सिंबॉलिक कोई इस तरह का ऑपरेशन करके कह दें कि मेरा मिशन कामयाब हो गया। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल उनको कोई मिल सकता है कुछ। अगर ये ट्रंप से हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर ये जिस तरह का सिनारियो आप कह रहे हैं, हमारी दुआ भी है कि इस टाइप का ही हो जाए तो सारी दुनिया का इसमें भला है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार साहब आपका। जी, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और यहाँ पे बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ज्वाइन किया। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद तैमूर सलीम जगरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे कुछ लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से मेनली। जी आमिर साहब। जी, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये जो इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है, पूरी दुनिया जो है इसके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर रही है और उसके सोल्यूशंस निकाल रही है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारे लिए ये डबल एज्ड चैलेंज है। एक तो शॉर्ट टर्म में हमने ये जो कमी है चीज़ों की, कमोडिटीज़ की, उससे कैसे नंबर आजमा होना है। एंड देन क्योंकि ये दुनिया तब्दील होने जा रही है, लॉन्ग टर्म में हमने देखना है कि हमारी क्या स्ट्रेटजी की होगी। और हमारे यहाँ इस चीज़ों पे बहसें नहीं हो रही। बड़े कॉस्मेटिक से रोज़ का एक कोई फैसला आ जाता है, फिर उसको 24 घंटे में बदल लेता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्मार्ट लॉकडाउन का आ गया है, उस पर कुछ सूबे मान रहे हैं, कुछ सूबे नहीं मान रहे हैं, और वो बड़े ही नज़र आ रहा है कि चंद जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही मैं समझता हूँ, उन्होंने बैठ के इस तरह का फैसला कर लेते हैं। जबकि आसान जो क्लियरली जो नज़र आ रहा है कि सारा बोझ वो जो भी फैसले कर रहे हैं आवाम पे डाल रहे हैं कि तेल की कीमत पहले बढ़ गई है, अब पता सुन रहा है, झटका रहता है कि दोबारा नेक्स्ट झटका कब लगेगा। और ये मैं तैमूर खान से पूछना चाहूँगा
कि ये CNG की कीमत भी जो है ये 4600 की बिक रही है और ऑफिशियली भी महंगी कर दिया है। बिजली का वो भी जो है बढ़ाने का नेपरा ने वो कह दिया है। तो ये जो कह रहे हैं कि जी तेल की हम सब्सिडी देंगे, ये क्या दे रहे हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। आमिर देखें, मैं इसको सिर्फ लिंक करता हूं जो हमारी पिछली डिस्कशन हो रही थी। इस जंग के बाद यूरोप एक चीज़ सीखेगा कि उन्होंने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात कैसे कैलिब्रेट करने हैं। इस तरह हमारे लिए सवाल ये है कि क्या हम इस जंग के बाद जो हमारी वीकनेसेस हैं उससे कुछ सीखेंगे या नहीं। और उसमें दो वीकनेसेस हैं। एक है कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है आप मुश्किल फैसले कैसे जो है वो कॉन्फिडेंस से करेंगे। इसीलिए आपको बार बार जो है वो वफाकी हुकूमत नजर आ रही है कि वो डर के मारे फैसले ले रही है, ले भी रही है, नहीं भी ले रही, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर आपने फैसले लेने हैं तो एकदम से जो है वो साफ जाहिर हो गया कि पिछले 4 साल का हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिला। सारे गरीब लोग, सारे वर्किंग क्लास लोग, सारे मिडिल क्लास लोग, ये यहां पे जो कैमरामैन है, इन्होंने 4 साल तकलीफ बर्दाश्त की। अभी उन्हें कहा जा रहा है कि और तकलीफ बर्दाश्त करो। ठीक है जी। अब आप जिस टाइप के डेस्परेट मेजर्स लें, मैं मिसाल देता हूं, ये जो बात हो रही है पेट्रोल की सब्सिडी की, आप क्या करते हैं? आप मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल की सब्सिडी देंगे? दे दें जी। आप सूबों से पैसे काटेंगे। हमें आप बाद में एजुकेशन की बात करना चाहते हैं, हम सूबों को ये तो नहीं कह सकते कि आप जो है वो टीचर्स रिक्रूट कर दें। हम जो है वो वफाकी हुकूमत, टीचर्स बाय द वे ये बड़ा खौफनाक लेटेस्ट फिगर है। पहले 2.5 करोड़ बच्चे बताया जाता था कि स्कूल से बाहर हैं। दुनिया का हम सबसे इस वक्त जो है ना तालीमी लिहाज से पीछे मुल्क चले गए हैं। अब पता चल रहा है कि 2 करोड़ 43 लाख बच्चे वो बढ़ रहे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में। और औरतों, बच्चियों का खास तौर पे ज्यादा बुरा हाल है, उनकी रेशियो कोई 50% के करीब है। प्लीज जारी रखिएगा जी। उस पे आते हैं, लेकिन मैं यही कह रहा था कि वहां तो हम तो कहते हैं कि सूबों के पास पैसे बढ़े। ठीक है जी। कैसे पैसे बढ़े हैं जब तकरीबन टीचर्स की 50% शॉर्टेज है, जब स्कूल्स की तकरीबन 50% शॉर्टेज है, जब हमारे जो लर्निंग लेवल्स हैं, आपने वो नहीं देखा रिपोर्ट में कि आपके जो बच्चे 5वीं क्लास में जाते हैं उसमें आधे बच्चे तो जो हैं वो सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल डिवीजन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 3 लाइन की स्टोरी नहीं पढ़ सकते। ठीक है जी। तो वहां पे तो पैसे नहीं होते, लेकिन वफाकी हुकूमत को अपने आप को बचाने के लिए फिर पेट्रोल की सब्सिडी पे 50 अरब 60 अरब दे रहे हैं। वैसे ये जो इतना एहसान कर रहे हैं कि उनके दिल में हमारे लिए बड़ा एक नरम गोशा जाग गया है कि अवाम पे मुश्किल नहीं आनी, और 78 रुपये सब्सिडी जो दे रहे हैं ये इन एक्चुअल टर्म्स सब्सिडी है। सब्सिडी तो थी आमिर साहब। ये जो ऑयल कंपनीज थी, इनको ये 50-60 अरब का विंडफॉल किसने दिया है? इन्होंने ही दिया। सब्सिडी की समझे ना, अवाम को नहीं मिला। ऑयल कंपनीज को तो मिला ना, जब इन्होंने वक्त से पहले कीमतें बढ़ाई, जब इन्होंने कहा कि कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा ही नहीं होता। फिर उसके बाद हर हफ्ता शहबाज से मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो आप लेवी ले रहे हैं और टैक्सेस जो बुला रहे हैं, तो हर लीटर में से 125 रुपया तो ये टैक्स ले रहे हैं। मैं जी इसी पॉइंट पे आ रहा था। तो ये कहें कि हम टैक्स कम कर दें, हमारे पे एहसान क्यों करते हैं कि 78 रुपए आपसे कम कर रहे हैं? ये इसी पॉइंट पे आ रहा था कि पहले अगर सब्सिडी किसी को दी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी, ठीक है जी, उनके जेब में पैसा डाला वक्त से पहले कीमत बढ़ा के। दूसरी बात, बिल्कुल आपने सही कहा, जब 100 रुपए की लेवी है पेट्रोल पे, ठीक है जी, फिर उसके बाद आप 50 रुपए कीमत कम करें, तो ये तो आप सिर्फ जो है वो फिगर फजिंग कर रहे हैं। जो ये हुकूमत जो है वो माहिर है, ये सब्सिडी नहीं है। ठीक है जी। आप टैक्स कम करें। आप टैक्स क्यों नहीं कम कर सकते उस पर? आप टैक्स इसलिए नहीं कम कर सकते क्योंकि आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इतनी खराब है कि एफबीआर जो है वो अपने रिड्यूस टारगेट के अगेंस्ट मेरे ख्याल में 640 अरब या 650 अरब के डेफिसिट पे है। जब साल कंप्लीट होगा 1000 अरब से ज्यादा का टैक्स डेफिसिट होगा। और आखिरी चीज और शायद सबसे जरूरी चीज, अगर एक चीज हमने सीखनी है तो एक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस जो है इमरान खान के साथ ना शुरू करें।
पाकिस्तान के अवाम के साथ शुरू करें, क्योंकि जो आप कॉट इन बिटवीन होते हैं कि आप ना जो है वो ऑस्टेरिटी कर सकते हैं, ना आप मुश्किल फैसले ले सकते हैं, इसलिए नहीं ले सकते कि आप मीडिया पे जो भी कहें, आपको पता है कि आपके पास अवामी क्रेडिबिलिटी जीरो से भी कम है। मैं ज़रा बिग पिक्चर जो है कि क्यों ज़रूरत है कि ये एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन की, कि आगे कोई शक नहीं है इसमें कि मुश्किल वक्त आ रहे हैं। तेल की शायद रसद की वो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ईरान हमारा ब्रदर मुल्क जो है हमें मदद दे रहा है कि हमारे 2 जहाज़ के करीब रोज़ आ रहे हैं, तो शायद ये तेल तो आता रहेगा। गैस की एक तो प्रॉब्लम होगी, गैस क्योंकि कतर की वो बिल्कुल ही बंद हो गई है, सो LNG नहीं आएगी, और हम बगैर उन टर्मिनल्स को भी बगैर वो उसको गैसीफाई किए पैसे देते रहेंगे, और IPPs के वो कारखाने जो हैं उनको भी हम देते रहेंगे, मगर पेट्रोल महंगा होगा, क्योंकि ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर ये लंबा पड़ेगा तो ये महंगा होगा, जिससे कि बाकी महंगाई बढ़ेगी। दूसरा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि नालायकियाँ नहीं ख़त्म हो रही कि बिजली जो है कि शुक्र है सोलर ने बचा लिया, कि अभी हुकूमत की आपस में रेलवे का और फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोयला पहुँचाना है साहिवाल प्लांट्स में, वो अगर वहाँ से अब इम्पोर्टेड फ्यूल कम हो रहा है, तो जो इंटरनल मामलात हैं वही नहीं सुधर रहे कि जी आपस में फैसला नहीं हो रहा कि वो कोयला लोकल जो है उसकी तफसील ठीक कर ले, तो ये ओवरऑल कमोडिटीज़ महंगी होंगी। सो इस बिग पिक्चर की रोशनी में जो मुश्किलात आ रही हैं, आप इकोनॉमी समझते हैं, उसके ऊपर ज़रा बताएं कि हमें क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। देखिए आमिर, आपने कहा कि गैस की शॉर्टेज है, वो तो क्लियर है। कतर ने फोर्स मेजर डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन ममालिक के साथ, वो नहीं स्टैंड करते, हमारी सारी जो LNG गैस है वो कतर से आती है। गैस की शॉर्टेजेस बड़ी क्लियर है, उसकी वजह से तेल पे भी प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, ईरान भी हमारा दोस्त मुल्क है और अरब ममालिक भी हमारे दोस्त मुल्क है, लेकिन याद रखें कि अगर इस क्राइसिस के बाद एक लर्निंग है, तो मेरे ख्याल में हमें नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो तेल के रिजर्व्स होने चाहिए, और ये मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो 28 दिन के होने चाहिए या 3 या 4 महीने के होने हम पॉइंट आउट करते रहे हैं। सबसे पहले हमने किया कि जो रिजर्व्स हैं वो कमर्शियल रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमारे नाम की कोई चीज ही नहीं है। देखें वो 28 दिन के भी जो नहीं है, 28 दिन के नहीं है, वो कमर्शियल हैं कि ऑयल रिफाइनरीज को कहा है 4-5 की आप इतना थोड़ा सा तेल रखें, वही फिर हम इस्तेमाल करेंगे ना। जो हमारे मशरकी सरहद पे जो दुश्मन मुल्क है, ठीक है जी, ये मैं जेन्युइनली एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूं कि एक बड़ी क्रिटिकल यहां से लर्निंग है कि हमें अपने रिजर्व्स जो है वो बढ़ाने हैं, ताकि कोई जो है वो इसका गलत फायदा ना ले, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा, जो ओवरऑल एक महंगाई की लहर आनी है, ठीक है जी, तेल और गैस की कीमतें आप कब तक सब्सिडाइज करेंगे? और अगर आप सब्सिडाइज करेंगे, आप बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे। वो कॉम्प्रोमाइजेस हमें नहीं करने चाहिए। हमने एजुकेशन की बात की, हमें जो है वो आपको पता है कि हम जो प्राइमरी स्कूल्स ले लें, हमारे 70% बच्चे जो हैं वो एक मल्टी ग्रेड एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। मल्टी ग्रेड एनवायरनमेंट का मतलब कि एक टीचर जो है वो 2-2, 3-3 क्लासेस को पढ़ाता है, क्योंकि उन स्कूल्स में बच्चे जो है वो कम होते हैं। कैसे हो सकता है कि एक टीचर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 को एक साथ पढ़ाए? तो इसके लिए जो हमने कैलकुलेशन की थी, मैंने एजुकेशन में काम किया हुआ है कि हमें तकरीबन अपनी टीचर्स की तादाद डबल करनी है। जब हम जो है वो तेल की सब्सिडी जैसे चीज़ों पे जो है वो पैसे 50 अरब 60 अरब हफ्ते की बढ़ाएंगे, हमारी कैपेसिटी कि हम सोशल सेक्टर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डेवलपमेंट में पैसे लगाएं, वो उस तरह से कम होगी। ठीक है जी, उसका नुकसान आम पाकिस्तानी को होगा। तो ये एक क्राइसिस है। फिर आपने खुद कहा फर्टिलाइजर की कीमतें और तेल की कीमतों से जो है वो सारे एग्रीकल्चर मसनूआत की कीमतें, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। क्या ऐसी जंग के बाद हम ये तवक्को कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया या UAE या इवन चाइना या यूरोपियन ममालिक की वो एपेटाइट होगी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करने में जो पहले थी? इसकी एक मिसाल ले लें, पाकिस्तान में ठीक ठाक बड़ी एड की इंडस्ट्री होती थी, डेवलपमेंट की इंडस्ट्री होती थी, एक UK का इदारा होता था DFID,
आज वो है ही नहीं, क्योंकि उनको अपनी दिफा पे पैसा लगाना है। यूरोपियन जो सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। जो ट्रंप यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम जैसे गावी जो वैक्सीन्स देता है, उससे ट्रंप ने अमेरिका को निकाल दिया, उसके पैसे खुद देने पड़ेंगे। बेतहाशा चैलेंजेस हैं और हमें इन चीजों पे ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर हम उसके ऊपर अकल लड़ाएं और कोई बहस व मुबासा रखें। जी बिल्कुल, इसी पॉइंट पे प्रोग्राम को खत्म करेंगे। तैमूर सलीम चकरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।